बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए आज करने के लिए हम क्या लेकर आए हैं भाई। तो आज हम लेकर आए हैं हमारे प्यारे प्यारे एमसीक्यूज, जिसका आपको बहुत इंतजार रहता है। तो वो एमसीक्यूज आज हम करेंगे और वो है चैप्टर नंबर 5 के। और आपको पता है कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज को। पूरे टॉप 50 एमसीक्यूज यहाँ पे रहेंगे। चलिए तो बात करते हैं हम सबसे पहले वाले एमसीक्यूज की, जहां पे हमें करना है पहला कि घटक जो विभेदी गुणों के जोड़े को दर्शाता हो क्या कहलाता है। भाई विभेदी गुण का मतलब यहाँ पे क्या है, जिसको हम विपर्यासी गुण भी कहते हैं, है ना, अपोजिट गुण भी कहते हैं। तो भाई किसी भी लक्षण के दो अपोजिट गुण क्या कहलाते हैं, एक वो जो प्रभावी हो और दूसरा वो जो अप्रभावी हो। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, प्रभावी, अप्रभावी, एलील, समयुग्मी जोड़े, डिटर्मिनेट्स, ठीक है। तो इनमें हमें क्या करना है, हमें बात करनी है भाई विभेदी गुणों की। तो विभेदी गुण कौन से हैं जो एक दूसरे को अपने आप से विभेद कर पाए, डिफरेंशिएट कर पाए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कौन करेगा, अप्रभावी और प्रभावी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। वो एक दूसरे को क्या करेंगे, विभेद करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा 7 जोड़ा विभेदी गुणों को नहीं दर्शाता। देखो यहाँ पे विभेदी वर्ड बहुत आया है, इसका मतलब वही है कि एक दूसरे को डिफरेंशिएट करने वाले कौन से गुण हैं। यहाँ पे पौधे की ऊंचाई, पत्तियों का आकार, पोड़ का आकार या पोड़ का रंग। आप साथ साथ में आंसर देते जाएंगे। जब वीडियो खत्म होगा तो लास्ट में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए। भाई प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, तो एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना अपने आप का कि क्या हुआ है। तो भाई पौधे की ऊंचाई, बिल्कुल 7 गुण जो मेंडल ने अपने लिए लिए थे प्रयोग के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, उसमें ये था, बिल्कुल था, लंबा और बोना। पत्तियों का आकार था क्या, नहीं, पत्तियों का आकार नहीं था। पोड़ का आकार था, बिल्कुल था कि पोड़ फूली हुई है या रिंकल्ड है। और पोड़ का रंग भी था हरा और पीला, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, पोड़ का आकार था, पोड़ का रंग था। पत्तियों का आकार जो था वो विभेदी गुणों में उन्होंने नहीं लिया था, ठीक है, नहीं पूछा है। इस नहीं को थोड़ा सा ध्यान में रखें। आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, इससे सिंपलेस्ट क्वेश्चन शायद इस चैप्टर के अंदर नहीं है, और वो कौन है भाई, मेंडल, मॉर्गन, लेमार्क या डी ब्रिज। तो भाई कौन है, वैसे आपको पता है ये डी ब्रिज होता है ना। लेकिन देखो ये सब पुराने आए हुए क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये पुराने पेपर में, मॉडल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो कई बार ऐसे भी लिखा होता है ना, मिस प्रिंटिंग हो जाती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कई बार हमारा जो सही ऑप्शन होता है वही गलत लिखा हुआ दिखाई देता है हमें। हम कहते हैं यार डी ब्रिज नाम का तो कोई व्यक्ति, मान लो यही हमारा आंसर होता तो हम कहते हैं मैम वहां पे तो डी ब्रिज नाम का कोई लिखा ही नहीं था। लेकिन ऐसी गलतियां पेपर में होती है, थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस लगाना चाहिए। हालांकि हमारा यहाँ पे ये आंसर नहीं है, आपको पता है कि हमारा आंसर क्या है, आनुवांशिकी के पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाते हैं, मेंडल कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के युग्मक, युग्मक मीन्स गैमेट्स, जो एक पौधे के आनुवांशिक रूप यानी कि जीनोटाइप ए, बी और सी के प्राप्त हो की संख्या क्या हो सकती है। हमें गैमेट पता करने हैं इसके, कि हम इसमें कितने संभावित गैमेट्स बना सकते हैं, 2, 8, 4 या 16। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें किसी भी दिए हुए जीनोटाइप के गैमेट्स बताने हैं तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना है 2 की पावर n। और यहाँ पे n क्या रहेगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे n जो रहेगा वो रहेगा युग्मकों की, जो विषम युग्मकी है उनकी संख्या, ठीक है, विषम युग्मकों की संख्या। विषम युग्मकों का मतलब क्या है, हेट्रोजाइगस होने चाहिए, जैसे कि ए, ठीक है, होमोजाइगस नहीं होना चाहिए। होमोजाइगस किसको कहेंगे, अगर दोनों कैपिटल ए हो या दोनों स्मॉल ए हो। तो यहाँ पे देखो हेट्रोजाइगस कौन है, तो एक तो हमारे पास ए है, दोनों को एक ही गिनना है भाई, एक हेट्रोजाइगस का पेयर है, जोड़ा गिनना है आपको, एक जोड़ा है। दूसरा जोड़ा हेट्रोजाइगस का क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी, 2।
और तीसरा जोड़ा क्या है, Ce। तो 3 जोड़े हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस की संख्या हमारे पास कितनी है भाई, 3 है। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 2 की पावर 3 क्या हो गया भाई, 8 हमारा जो है एग्जैक्टली आंसर रहेगा। ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी किए थे, तो जो बच्चे हैं बैच के मुझे लगता है उन्हें तो ये आना ही चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें कि किसी गैमेट में कुल जीन के अगुणित सेट को क्या कहते हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोम या लिंकेज समूह। तो बताइए भाई, गैमेट के कुल जीन और वो भी अगुणित, अब ये तो ऑब्वियस है कि गैमेट की बात हो रही है तो हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है। अब हमने इन सब की परिभाषा पढ़ी है। जीनोटाइप क्या होता है, किसी भी जो भी लक्षण है उसका जीन प्रारूप जो होता है कि उसके जीन्स कैसे हैं, वो जीनोटाइप होता है। फिनोटाइप क्या होता है, हमें बाहर से देखने पे जैसा दिखता है, फिजिकली जैसा अपीयर होता है, वो फिनोटाइप होता है। लिंकेज का भाई इससे कोई लेना देना ही नहीं है हैप्लॉइड डिप्लॉइड से, ठीक है। बच्चा क्या है, जीनोम। अब आप बोलेंगे मैम आपने तो जीनोम की ये परिभाषा बताई थी किसी भी जीव के अगुणित सेट को, तो भाई जीव के अगुणित सेट अब है तो हैप्लॉइड, और यहाँ पे भाई हैप्लॉइड सेट जनरली आपको कहाँ मिलेंगे, हैप्लॉइड सेट्स कहाँ मिलेंगे, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे हैप्लॉइड सेल्स आपको कहाँ मिलेंगे, गैमेट में ही मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए गैमेट वर्ड दे दिया है, ठीक है। गैमेट में चाहे हैप्लॉइड हो चाहे सोमेटिक में हो, है तो हैप्लॉइड ना, और उसी समूह को हम क्या बोलते हैं, जीनोम कहते हैं। तो किसी जीव के टोटल हैप्लॉइड सेट्स जो होते हैं संख्या, जैसे हमारे इसमें क्या है भाई 23 ह्यूमंस के अंदर, तो हमारा जीनोम कितना है, 23 जोड़े जीनोम है, 23 गुणसूत्र है हमारे पास जीनोम में हैप्लॉइड सेट के अंदर, ठीक है। तो जीनोम शब्द जो है यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट है, मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल गुणों की संख्या क्या होगी। मेंडल के द्वारा जो मटर के गुण थे वो कितने थे, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट हमने किया कि भाई मेंडल ने कितने गुण सेलेक्ट किए थे, 7 गुण सेलेक्ट किए थे। वो 7 आपको याद होने चाहिए, उसमें से 2 आपको बिल्कुल ध्यान रखने जो कि हमारे सोच से परे हैं, जहां पे पीला वाला प्रभावी है, ठीक है। मटर के जो दाने का कलर है वो जनरली हम बोलते हैं हरा प्रभावी होना चाहिए, लेकिन वहां पे कौन है, पीला प्रभावी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इजी था ये। किसी गार्डन मटर में अप्रभावी जोड़ा यानी कि रिसेसिव ट्रेट कौन सा होता है, लंबा तना, रंगीन फूल, जुरीदार बीज या फूला हुआ पॉड। पॉड आप समझ गए ना भाई, फली को कह रहा है, ये मटर की फली को कह रहा है पॉड, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखो, लंबा तना डोमिनेंट है, प्रभावी है। उसके बाद रंगीन पुष्प, यहाँ पे अब दिया नहीं है कौन सा पुष्प है, वैसे हमें पता है भाई बैंगनी और सफेद में बैंगनी जो है वो था। जुर्रीदार आपको पता है कैसा था, रिसेसिव था। जुर्रीदार कैसा था भाई, रिसेसिव था, आपको पता है ना, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट कौन होता है, राउंड वाला, गोल वाला डोमिनेंट है, इसका मतलब रिसेसिव कौन था, जुर्रीदार था। और फूला हुआ पॉड, ऐसा वाला पॉड तो हमारा डोमिनेंट है, और जो जुर्रीदार पॉड था वो कैसा था, रिसेसिव था, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे रिसेसिव जोड़ा पूछा है, रिसेसिव जोड़ा कौन सा है, जुर्रीदार, और इसमें डोमिनेंट कौन सा रहेगा, गोल वाला। नेक्स्ट है, किसी दंपति को 2 पुत्री है, तीसरी पुत्री की संभावनाएं कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत दिमाग वाला है, आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। 100, 50, 25 या 12.5। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को उलझाने की कोशिश की गई है। आपको जब बताया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन जब आपको बताते हैं तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे हम जो चार्ट बनाते हैं x y x, अब मैं बिल्कुल फास्ट बना रही हूँ भाई क्योंकि हम सब ये करे हुए हैं। यहाँ पे x y तो आपको पता है कि क्या क्या चांसेस होते हैं, क्या क्या चांसेस होते हैं भाई। तो भाई हम कहते हैं कि एक 50% पुत्र प्राप्त होते हैं और 50% पुत्रियां प्राप्त हो सकती है ना। लड़का या लड़की के कितने कितने चांसेस होते हैं, 50-50 होते हैं। अब बच्चे क्या सोचेंगे, यार 2 पुत्री हो गई है उसको, ठीक है। हमने क्या, हम एक कैलकुलेशन जो लगाते हैं, हम कैसे लगाते हैं कि भाई 4 अगर उसके बच्चे हैं, अगर वो 4 बच्चे हैं तो उसमें से 2 डॉटर होंगी और 2 सन होंगे।
ये कैलकुलेशन लगाते हैं। अब यहाँ सोचते हैं भाई 2 पुत्रियां तो हो गई है उसको, मतलब अब अगली पुत्री होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि 50% चांसेस रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये हर बार के फर्टिलाइजेशन की बात है कि हर बार जब भी निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो हर बार 50-50% चांसेस रहेंगे। भाई ये 2 पुत्रियां हो गई तो ये फर्टिलाइजेशन अलग था। भाई एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक पुत्री हुई, दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हुआ, लेडी प्रेग्नेंट हुई तो दूसरी पुत्री हुई। तो ये सिचुएशन अलग है, ये अलग है, और ये तीसरी सिचुएशन है। यहां पे फिर से फर्टिलाइजेशन हुआ भाई, यहां पे फिर से फर्टिलाइजेशन हुआ, और हर फर्टिलाइजेशन में 50-50 के चांसेस है। तो अभी भी पुत्री होने के चांसेस 50% ही है, ठीक है, अभी भी। इसलिए तो, नहीं तो फिर हम ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे भाई। लोगों का आपने देखा ना कि कई बार जो है वो बच्चे, मतलब लड़के के चक्कर में उनकी 4 लड़कियां, ऐसे 4 कैसे हो गई? अगर 2 पुत्री होने के बाद तो भाई तीसरी बेटा होना चाहिए था, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई 50% चांसेस है। लेकिन ये 50% चांसेस हर फर्टिलाइजेशन के हैं, मतलब जब भी वो प्रेग्नेंट होगी 50% लड़के के, 50% लड़की के चांसेस होंगे। समझे? अगर इसी सवाल को ऐसे पूछ लेता कि तीसरी बार में लड़का होने के चांसेस कितने, तो वो भी 50% ही रहते। रेशो ही वही है 50-50 का, ठीक है। ये सवाल बहुत टिपिकल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के परिणामों को पूर्ण खोज की, जिसमें शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं था इसमें? नाम याद होना चाहिए, 2-3 बार बताया मैंने हमारे इस चैप्टर के अंदर। वॉल्टन, सट्टन, डी ब्रिज, कार्ल कॉरेंस और शेन शेरमार्क। कौन थे भाई? 3 थे, शेरमार्क थे, कॉरेंस थे और डी ब्रिज थे। कौन नहीं था भाई? सट्टन जी नहीं थे, सट्टन जी बाद में आए थे, क्रोमोसोमल सिद्धांत दिया था इन्होंने। तो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। मेंडल ने प्रस्तावित किया था, क्या प्रस्तावित किया? संलग्नता के नियम, 10% का ऊर्जा नियम, आनुवंशिकता के नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल को कौन नहीं जानता भाई? मेंडल ने क्या किया था? आनुवंशिकता के नियम डिस्कस किए थे। ये तो वैसे भी एक जीके का क्वेश्चन बनता है, जनरल साइंस में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चले हम। तो किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिर से देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं फिर से स्पेशली बिहार वाले बच्चों को कह रही हूँ कि बिहार के जो मॉडल पेपर बहुत बुक्स में मैंने देखे हैं, वहाँ पे हर शब्द बेसिकली इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब हिंदी में भी इंग्लिश वाला वर्ड लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा अभी फिर से अवेयर हो जाए शुरू से, मतलब साल के शुरुआत से मैं कहती आ रही हूँ कि इंग्लिश पे ध्यान दे दीजिए, हिंदी पे तो देना ही है, उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन इंग्लिश वाले वर्ड्स पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे बोला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एकल संकरण, एकल संकरण, ठीक है। मोनो का मीन्स एकल और हाइब्रिड का मीन्स संकरण। इसमें ये कह रहा है कि जो फिनोटाइप है, जो लक्षण प्रारूप है, F2 पीढ़ी में कितना था? तो आपको याद होगा भाई, पहली पीढ़ी में तो सब लंबे हो जाते हैं, मोनोहाइब्रिड वाले में लंबे और बोने में करवाते हैं। दूसरी पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात कितना था? तो फिनोटाइप कितना था भाई, और जीनोटाइप कितना था? दोनों ही बता देंगे हम यहाँ पे। ऑप्शन हमारे पास है 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1 और 2:1। जल्दी से बताओ भाई। तो भाई फिनोटाइप अनुपात क्या है हमारे पास? 3:1। हमसे फिनोटाइप पूछा है F2 पीढ़ी का। और जीनोटाइप क्या है? ये जीनोटाइप है 1:2:1, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलें। नेक्स्ट है, किसी प्योर लंबे मटर के पौधे को प्योर बोने पौधे के साथ क्रॉस कराया गया। ये तो सिंपल सा हमने जो किया है एक्सपेरिमेंट वही है। F1 वंशज के सारे पौधे टॉल प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए, ठीक है। इसका क्या कारण है? डोमिनेंस, F2 वंशज में बोनेपन के गुण का गायब हो जाना, घटकों का विसंयोजन और सामंजस्य समन्वय। भाई 2 में क्रॉस कराया, पहले में सारे लंबे निकले, ये क्या नियम दिया था इससे हमने? डोमिनेंसी का नियम दिया था, प्रभाविता का नियम। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भाई F1 पीढ़ी में लंबेपन का गुण प्रभावी था, तो प्रभावीता का गुण है, इसकी वजह से क्या हुआ है ये हमें दिखा। तो डोमिनेंसी कैरेक्टर जो है, डोमिनेंस कैरेक्टर जो है वो हमें दिखा है। नेक्स्ट की तरफ चलें। F2 वंशज के मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप अनुपात
1:2:1 दर्शाया जाता है या दर्शाया है। क्या दर्शा रहा है भाई ये अनुपात? विसंयोजन, स्वतंत्र अपीय, प्रभावी या अपूर्ण प्रभाविता। अभी जस्ट बोला हमने कि भाई हमने क्रॉस करवाया तो F1 में तो सारे लंबे मिले, यहां पे पूछ रहा है भाई मोनोहाइब्रिड में ही पूछ रहा है। फिर F2 में जब हम गए तो हमें 3:1 का तो क्या मिला? फिनोटाइप मिला। और 1:2:1 का हमें क्या मिला? जीनोटाइप मिला। तो भाई ये जीनोटाइप मिला, इससे क्या सिद्ध हुआ? तो इसी से हमने दूसरा वाला जो नियम था वो दिया था, और वो दूसरा वाला नियम क्या था? पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यहाँ पे हिंदी में विसंयोजन लिखा है, जिसको हमने पृथक्करण पढ़ा था उसी का दूसरा नाम हमने विसंयोजन भी देखा था, और इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है सेग्रीगेशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये नियम ये बताता है कि F1 पीढ़ी में भले ही प्रभावी गुण आ जाए, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्मक एक दूसरे से सम्मिश्र नहीं होते, मिक्स नहीं होते, सेपरेट रहते हैं। और सेपरेशन के इसी नियम को हम सेग्रीगेशन लॉ, विसंयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम, और इसी का एक तीसरा नाम क्या है? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ए वाला जो है हमारा क्या रहेगा? राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है एकल संकरण। वैसा संकरण है जिसमें क्या होता है भाई? एकल संकरण में सिर्फ एक ही पौधे के लिए इस्तेमाल हो, एक जोड़ा विभेदी गुणों को रखा जाए, संकर हो, समयुग्मकी के साथ क्रॉस कराया जाए, दो जोड़ा विभेदी गुणों के लिए किया जाए। तो भाई एकल संकरण की परिभाषा क्या है? एक जोड़ा विपर्यासी गुणों के मध्य कराया गया संकरण। एक जोड़ा विपर्यासी, विपर्यासी मतलब वही अभी मैंने सबसे स्टार्टिंग में यही कहा, ये विभेदी का मतलब यहाँ पे विपर्यासी है, मतलब अपोजिट गुण वाले गुणों को जब रखा जाता है और संकरण कराया जाता है तो उसको क्या कहते हैं भाई? एकल संकरण कहते हैं। अगर आपका ध्यान इधर जा रहा है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है संकर को। भाई संकर क्या होता है? संकर तो कहते ही मिक्सचर को है, जब मिश्रित हो जाता है भाई वो, मतलब मैं ये वाली चीज को संकर कहूंगी क्योंकि इसमें दो जीन्स मिले हुए हैं। और एकल संकरण तो कहता है शुद्ध रूप वाले में करवाना है आपको, कैपिटल टी और स्मॉल टी में करवाते हैं ना हम, एक जोड़ा विपर्यासी गुण। ठीक है, बी वाला। नेक्स्ट है किस हाइब्रिड क्रॉस के लिए स्वतंत्र अपीय के लिए नियम के अनुसार क्या सही है? डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है भाई, द्विसंकर संकरण। स्वतंत्र अपीय का नियम जिससे हमने निकाला था तीसरा वाला लॉ, उसमें क्या सही है? F2 वंशज 4 जीनोटाइप होते हैं, F2 में 16 फिनोटाइप होते हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल जो होमोजाइगस, भाई होमोजाइगस को क्या कहते हैं? समयुग्मकी। समयुग्मकी। अभी भी सुधर जाओ मेरे बच्चों, ये इंग्लिश देख लो यहाँ की, ये बिहार के मॉडल पेपर में मैंने बहुत जगह देख लिया ऐसे इंग्लिश वर्ड लिखे हुए हैं वहां पे। ठीक है, तो कैरेक्टर के लिए विभिन्न फिनोटाइप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। क्या बता सकते हो आप? क्या बता रहा है? चलिए तो हमारा क्या है भाई, बताओ कौन सा इसमें से सही वाला बोलने के लिए कह रहा है भाई। चलो एक एक की चीराफाड़ी करें, जासूसी करें एक की। F2 में क्या 4 फिनोटाइप होते हैं? 4 जीनोटाइप होते हैं। जीनोटाइप पूछ रहा है भाई, जीनोटाइप 4 नहीं होते, जीनोटाइप तो 9 होते हैं। आपको अनुपात ध्यान है, 1:121, 242 और 121, ऐसे याद करवाया था आपको। कितने फिनोटाइप है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है भाई, तो 4 तो होते नहीं है, 4 तो नहीं है भाई, गलत। इस पे ध्यान देना भाई, जीनोटाइप पूछ रहा है, फिनोटाइप नहीं पूछ रहा। F2 में 16 फिनोटाइप होते हैं, फिनोटाइप 4 होते हैं, ये गलत है। ठीक है, फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे, 4 थे, तो भाई 16 है यहाँ पे, तो ये गलत। एक इंडिविजुअल में जो होमोजाइगस रिसेसिव होता है उसके ही कैरेक्टर होते हैं, ऐसा नहीं है ना, होमोजाइगस होता है उसी के कैरेक्टर नहीं आते, वहां पे जो है रिसेसिव होता है उसके कैरेक्टर भी आते हैं।
तो आपको जो ऑप्शन शायद आप कभी नहीं सोच रहे होंगे वही ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब इसको समझो ये क्या कह रहा है, विभिन्न फिनोटाइप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। आप नहीं बता सकते क्या, आप नहीं बता सकते कि फिनोटाइप क्या होगा, क्योंकि आपको जीनोटाइप नहीं पता है। अगर जब तक आपको जीनोटाइप नहीं पता चलेगा तब तक आप सिर्फ बीज को देख के बता सकते पौधा लंबा निकलेगा या बोना निकलेगा, नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते। तो आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। अगर आपको कहता जीनोटाइप से कर सकते हो क्या, तब तो आप कर सकते थे। जीनोटाइप देख के आप बता सकते थे कि भाई अगर मैंने कोई जीनोटाइप ये लिखा है तो इसका मतलब ये गोल और हरा है, ये बता सकते हो। लेकिन ये तो कह रहा है फिनोटाइप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट पूछा था आपको, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, क्राइडू-चैट सिंड्रोम गुणसूत्रीय विपथन के कारण होता है जिसे कहते हैं डुप्लीकेशन, प्रतिलोमन, विलोपन या स्थानांतरण। क्या कहते हैं भाई, डुप्लीकेशन तो है ही इंग्लिश वर्ड, डुप्लीकेट हो जाना किसी का, है ना, किसी भी प्यूरिन पिरामिड का या किसी भी जीन का। प्रतिलोमन इन्वर्जन को कहा था हमने कि भाई उल्टा हो जाता था, याद आया आपको, मैंने कहा था कि वो एक मुंडी बनाई थी हमने ऐसी, ऐसे मैंने कहा था इसकी मुंडी कट गई यहाँ से, है ना, ये इसके बाल है। अब ये मुंडी कट तो गई, वापस भी जुड़ गई, लेकिन ये जुड़ी कैसे, ये उल्टी जुड़ी है भाई, ऐसे इसकी आंखें नीचे आ गई है और मुंह ऊपर चला गया, बाल नीचे, तो इसको इन्वर्जन कहा था, है ना, रिवर्स होके जम जाता है। विलोपन में क्या होता है, डिलीशन, कोई गायब ही हो जाता है, कोई जीन या कोई पार्ट है डीएनए का, जीन का, वो गायब हो जाता है, ठीक है। और स्थानांतरण में क्या होता है भाई, ट्रांसफर हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो क्या होता है, तो क्राइडू-चैट, सुन लो, ये हमने क्लास में नहीं किया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ आया है ये भाई। विलोपन जो है, डिलीशन के कारण क्राइडू-चैट बीमारी होती है। क्या होती है ये बीमारी, इसमें बच्चा जो है वो यहाँ पे देखो चैट लिखा है, एक्चुअली में ये कैट है, ठीक है, क्राइडू कैट भी बोलते हैं इसको। इसमें ना बिल्ली की तरह रोता है बच्चा। अब आप बोलोगे ये कोई बीमारी है क्या, बिल्ली की तरह रोना, बीमारी ये हमारा उस बच्चे का सिम्टम्स है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो जीन है क्रोमोसोम नंबर 5, उसका कोई पी पार्ट जो है, अब देखो ये जीन है, उसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे, उसको कोई नाम दिए हुए हैं, उसमें से कोई पी पार्ट जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है। पी पार्ट गायब हो जाने की वजह से इस बच्चे के कुछ किडनी, ब्रेन या ऐसी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते। लेकिन उसका एक सिम्टम ये है कि बच्चा जो है वो जब जन्म लेता है तो कैट की तरह, बिल्ली की तरह रोता है, मतलब उसकी आवाज ही अलग होती है। अब आप बोलोगे क्या ये घातक होती है, बिल्कुल ये लीथल है, इसमें कई बार बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो विलोपन के कारण होता है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, निम्न में से किसमें जीन जोड़े में नहीं होता, अच्छा जोड़े में नहीं है, युग्मनज, कायिक कोशिका, भ्रूणपोषी कोशिका या युग्मनज। भाई किसमें जो जीन है वो पेयर में नहीं रहेंगे, जोड़े में नहीं रहते। क्या लॉजिक की बात है भाई, जोड़े में किसमें रहते हैं, जिसमें 2n होता है, द्विगुणित अवस्था में रहती है कोशिका। अगर n अवस्था में हो, हैप्लॉइड स्टेज में हो, हैप्लॉइड को क्या कहते हैं मैम हिंदी में, अगुणित कहते हैं बच्चों, अगुणित, और इसको क्या कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं, ठीक है। तो द्विगुणित अवस्था में होता है तब जोड़े में रहता है। हैप्लॉइड में तो जनसंख्या आधी हो जाती है, मतलब कि एक ही रहता है, तो आधा देख लो कौन होता है इसमें हैप्लॉइड, ये 2n होता है, जाइगोट, युग्मनज। कायिक कोशिका, नॉर्मल सोमेटिक कोशिका भी 2n होती है। भ्रूणपोष तो होता ही 3n है, ठीक है, द्विगुणित होता है। बच्चा कौन, बेचारा गैमिट, n होता है ना भाई, अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। तो हमारा सही आंसर क्या है, डी है। नेक्स्ट की तरफ बढ़े हम कि जीन का सेग्रीगेशन किस दरमियान होता है। बताओ, इतना अच्छा वर्ड दरमियान, गाने याद आ जाते हैं मुझे ऐसे शब्दों से, दरमियान, ठीक है। मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज या भ्रूण निर्माण, क्या होता है भाई, बताओ इसके दरमियान क्या होता है, जल्दी से बता दो मुझे, नहीं तो मुझे गाना याद आ जाएगा। सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण,
कब होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी क्लास 11 की सेल डिवीजन पता होना चाहिए। अब आप बोल रहे हो मैम क्लास 12, तो यही तो प्रॉब्लम है बच्चों, साल भर यही बोला है कि 11th नहीं पढ़ी है, उसके खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। छोड़ छोड़ के जो आए हो ना, सबके खामियाजे भुगतने। तो भाई हमारा जो सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम का, वो शुरू पैकाइटिन से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज में आके, देखो मेटाफेज में क्या होता है समझा ही देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे गुणसूत्र ऐसे जम जाते हैं, ठीक है, गुणसूत्र जम जाते हैं, फिर इनके दो ऐसे पार्ट्स हो जाते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, ज्यादा डिटेल नहीं कर रही। अब क्या होता है, फिर ये ध्रुव बन जाते हैं, ध्रुवों पे तंतु इनको खींचते हैं, तो मेटाफेज में आते टाइम ये दोनों यहां से ऐसे खिंच जाते हैं, एक इधर चला जाता है, ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, एक इधर चला गया और एक इधर। तो सेग्रीगेशन जो होता है, सेग्रीगेशन मीन्स पृथक्करण जो होता है, वो मेटाफेज अवस्था के अंत से शुरू होता है, ठीक है, मेटाफेज पूरी होने के बाद। अब एनाफेज नहीं बोल सकते इसमें, भाई एनाफेज में तो यहां पहुंच जाते हैं, इसीलिए हमसे सिर्फ सेग्रीगेशन बोला है। पृथक्करण कब होगा, जब ये ऐसे खींचेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ चले। हाइब्रिड और पेरेंट के बीच का क्रॉस क्या कहलाता है? हाइब्रिड मीन्स संकर। संकर मीन्स जो हमारी संतति है, जो हमने संतति पैदा की है, कोई भी संतति, भाई F1 भी हो सकती है, F1 पीढ़ी हो सकती है, F2 पीढ़ी हो सकती है, जो भी संकरण आपने किया। देखो संकर क्या होता है, फिर से समझ लो, दो चीजों के बीच में हमने क्रॉस करवाया, मान लो इसी में करवाया, इसी को बता रही हूँ क्योंकि सबसे जाना पहचाना यही है आपका। इनके बीच में हम संकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? संकरण। ये एक क्या है? प्रक्रिया है जिसमें दो भिन्न गुणों वाले पौधे या जीवों के बीच फर्टिलाइजेशन, हम प्रजनन करवा रहे हैं। इनसे जो संतति प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुआ था इनसे? ये F1 पीढ़ी। तो ये संतति जो है वो कैसी है? ये जो F1 पीढ़ी है वो कैसी है भाई? वो संकर है, मिश्रित है। संकर का मतलब होता है मिक्सिंग। तो भाई यहाँ पे दो चीजों को मिलाने से बनी है, इसीलिए इसको संकर कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर आप इस संतति यानी कि संकर, इस संकर चीज का अगर उसके जनक से क्रॉस करा दो, है ना, संतति की शादी उसके पेरेंट से करवा दो। हालांकि इंसानों में ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम पौधों में करवाते हैं, है ना, लोअर कैटेगरी के एनिमल्स में भी करवाते हैं, लेकिन हम पौधों की बात कर रहे हैं फिलहाल। संकर को उसका पेरेंट से जब हम निषेचन करवाते हैं या फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो वो क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल। मुझे उम्मीद है आपने पहले से ही आंसर दे दिया होगा, और वो है बैक क्रॉस। जब किसी संतति का, संतति बोलूं संकर बोलूं बात एक है, ठीक है, संतति या संकर का उसके जनक से क्रॉस करवाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। देखो बैक चले गए हम, ये हमारी F1 पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी से पीछे जा रहे हैं हम, पेरेंट्स से करवा रहे हैं, तो बैक क्रॉस हो गया ना। नेक्स्ट की बात, संतति व रिसेसिव पेरेंट्स के बीच क्रॉस को क्या कहते हैं? दो क्रॉस पढ़े थे हमने, एक ये रहा। जब हम संतान, अब यहाँ पे देखो संतान वर्ड आ गया, संतति बोलो, संतान बोलो, संकर बोलो, उसका रिसेसिव पेरेंट से करवाना है, अप्रभावी से करवाना है भाई, उसको क्या कहते हैं? तो देखो जब संतति का सिर्फ पेरेंट से करवाते हैं, वो पेरेंट्स कैसे हैं हमें नहीं पता, और जनरली वो कैसे होंगे? प्रभावी ही होंगे, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि अप्रभावी आते ही तो डेफिनेशन बदल जाएगी। जब संतति का उसके प्रभावी पेरेंट से करवाया जाता है तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं, या प्रभावी नहीं भी लिखा हो और सिर्फ पेरेंट्स लिखा हो, जनक लिखा हो, तो बैक क्रॉस। लेकिन जब पेरेंट्स में से भी अप्रभावी से करवाया जाता है, अप्रभावी पेरेंट से करवाया जाता है, जैसे कि इसका संकरण किससे करवाएं हम? स्मॉल टी से, तो भाई ये अप्रभावी पेरेंट्स है, उससे करवाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। क्यों किया जाता है? कल के जो क्वेश्चन किए हैं उसमें बोला था बार बार कि भाई ये संतति के जीनोटाइप पता करने के लिए किया जाता है। अगर संतति में सभी जो है 100% जो है वो एक प्रकार का कोई लक्षण उत्पन्न होता है, तो हमारा जो संतति है वो समयुग्म की होती है, और अगर 50-50% होता है तो विषम युग्म की होती है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस यही बताता है।
किसी ए बी बी सी सी जीनोटाइप वाले जीव के कितने तरह के गैमेट की संभावनाएं बनती है, बताओ। बिल्कुल सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है ना। अब यहाँ पे देखो वो 2n वाला फॉर्मूला यूज करने मत जाना, वो तब करना है जब हेट्रोजाइगोसिटी हो, मीन्स विषम यहाँ पे हो, मतलब ऐसा कुछ आपको दिखे, कैपिटल बी या कैपिटल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसा कुछ दिखे तभी वो फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे पंचायती करने मत जाना, फंस जाओगे। देखो ये बोल रहा है ए बी और सी, देखो कुछ भी विषम युग्म की नहीं है, कुछ भी विषम युग्म की नहीं है, इन सब से एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा और वो होगा ए बी और सी, एक ही प्रकार का बनेगा सिर्फ। अगर जिसका ध्यान, वैसे तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, कोई बच्चा ऐसे सोच रहा होगा मैम ए बी ए सी और क्या बचा बी सी। भाई आपने 2 ही लिए हैं, आपके पास 3 जीन है, तीनों को तीन के पेयर बनाने हैं आपको। भाई 3 के बनाओगे तो एक ही बन सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है? एक एक बार तीनों को लेना है, ऐसे नहीं एक बार इसको इससे, अलग अलग थोड़ी ना है, ये पूरा एक ही है। तो ए बी सी ये बहुत सोचने, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन भी था और अगर 3 आ गया तो बच्चा 3 करके आएंगे कुछ लोग ऐसे, ये समझ के, ये नहीं समझना है, ये अलग अलग नहीं है ना। क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलती, देखो सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन को समझ गो, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। अगर ए बी बी सी का क्रॉस ए बी बी और सी से करवा रहे, तब यहाँ पे भाई 3 पॉसिबिलिटी है कि इसका एक बार इससे करेगा, इसका एक बार इससे करेगा, तब ये संभावनाएं आप मान सकते हो। उसमें भी लेने तो आपको 3 ही पड़ेंगे, एक बार ए बी सी लो, एक बार सी बी ए सी बी लो, एक बार बी सी ए लो, ऐसे ले सकते हो, ठीक है। हालांकि बी सी ए ऐसे ले सकते हो, लेकिन भाई ये तो पूरा एक ही जीन है, इससे एक ही गैमेट बनेगा और बनेगा वो क्या होगा ए बी और सी, क्योंकि विषम युग्मता है ही नहीं। यहाँ पे 2n वाला फॉर्मूला मत लगा लेना, वो तभी लगाना है जब विषम युग्म की हो आपके पास, तभी। चलो नेक्स्ट की तरफ चलें। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस F2 अनुपात पर आधारित होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स क्या? पृथक्करण का नियम, जिसको हम विसंयोजन का नियम भी कहते हैं, जिसको हम युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पूछ रहा है F2 में क्या अनुपात आया था भाई, बता दो। 1:2, 9:3:1 और उसके बाद 1:2:1 और 3:1। F2 पीढ़ी में क्या आया था? अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाले में इसने ना तो जीनोटाइप के बारे में हमें दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला है, लेकिन ना तो जीनोटाइप बता रहा है ना फिनोटाइप बता रहा है कि भाई पूछना क्या चाह रहा है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन अलग से इसने दे रखे हैं, 1:2:1 भी दे रखा है और 3:1 भी दे रखा है, 3:1 भी दे रखा है। तो भाई क्या करोगे? तो हमारी प्रायोरिटी अभी क्या है? हमें F2 का अनुपात पूछा है, जब तक हमें जीनोटाइप नहीं पूछा जाए हम जीनोटाइप नहीं बताएंगे, ये बात पक्की। लेकिन देखो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल रहा है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप कब बता सकते हो? जब आप जीनोटाइप देखोगे उसका। जब आपने जीनोटाइप देखा तब आपको पता चला कि यहाँ पे भाई ऐसे ऐसे कुछ प्राणी मौजूद हैं, तभी तो हमने पता किया कि ये इनका जीनोटाइप ये है, यहाँ पे उपस्थित हैं, पृथक्कृत हैं, मिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ऑप्शन देखें तो आपको सी ऑप्शन सही करना चाहिए, क्योंकि हम जीनोटाइप की तरफ जाएंगे, जीनोटाइप से ही हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का सही मतलब पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भाई गड़बड़ कर रखी है बहुत बड़ी वाली। नेक्स्ट, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह किसका उदाहरण है? देखो इंग्लिश आई है बड़ी वाली। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीफैक्टर इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपिक जीन या मल्टीपल एलील। बताओ क्या है भाई? मनुष्य एबीओ रक्त समूह, 2 चीजों पे डिपेंडेंट होता है हमारा एबीओ समूह, 2 जगह पे हमने देखा था। एक तो हमने देखा था बहुजीनी कारक के रूप में, बहुजीनी मतलब मल्टीपल
बहुजीनी एलील या कारक, इसमें हमने देखा था, ठीक है। एक हमने देखा था कि एक से ज्यादा कैरेक्टर शो होते हैं, बहुप्रभाविता वाले में भी देखा है, दो जगह पे देखा है इसको, बहुप्रभाविता और किसमें देखा है हमने इसको, बहुप्रभाविता और बहुजीनी के अंतर्गत हमने एबीओ रक्त समूह देखा था, ठीक है। पॉलीजेनिक नहीं है, ये पॉलीजेनिक वाला नहीं है, मल्टीपल फैक्टर भी नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स थोड़ी ना काम में आ रहे हैं इनहेरिटेंस के लिए, और प्लियोट्रॉपिक भी नहीं है, मतलब कि एक जीन एक से ज्यादा प्रभाव वाला भी नहीं है, ठीक है। तो भाई वो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा हमारा मेन वो रहेगा, वो क्या रहेगा, मल्टीपल एलील, बहुजीनी एलील जिसको हम कह रहे हैं, या बहुजीनी प्रभाविता, एबीओ ग्रुप, ठीक है। ओ रक्त समूह पिता और ओ समूह वाले बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा, आई ए, ये बेटा आई है, स्मॉल आई ए कैपिटल और स्मॉल आई, फिर कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। तो भाई बताओ, अगर पिता का ब्लड ग्रुप भी ओ है और बच्चे का ब्लड ग्रुप भी ओ है, ओ रक्त समूह पिता और ओ समूह वाले बच्चे का जीनोटाइप क्या होना चाहिए। तो आपको पता है भाई ओ समूह क्या है, ओ समूह क्या है, अप्रभावी है, अप्रभावी होता है। अगर वो प्रदर्शित हो रहा है किसी में, अगर वो किसी में शो हो रहा है, इसका मतलब कि उसके दोनों एलील वहां पे होंगे। अप्रभावी को क्या चाहिए भाई, समयुग्म की अवस्था में होना चाहिए, वो दोनों एलील चाहिए उसको, और दोनों एलील ओ के कौन से होते हैं, एक आई, स्मॉल आई, तब जाके ओ प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें भाई, किसी ओ रक्त समूह वाले शिशु के माता पिता कौन सा रक्त समूह होगा। देखो बच्चे का ओ है, बच्चे का ओ है, मतलब बच्चे में आई आया होगा, रिसेसिव कैरेक्टर है। अब ये आई कैसे आया होगा, तो भाई एक जीन इसको मम्मी से, एक जीन इसको पापा से मिला है ना, एक जीन फादर से, एक जीन मदर से मिला है। इसका मतलब फादर में भी कहीं आई है और मदर में भी कहीं आई है, तो आई तो दोनों में होना चाहिए, तभी यहाँ पे दोनों का मिक्स होके आई आएगा। अब दूसरा एलील क्या होना चाहिए, तो वो तो कुछ भी हो सकता है पापा जी जो हो वो आई ए हो और मम्मी जी जो हो वो आई बी हो, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप ए हो और मम्मी जी का ब्लड ग्रुप बी हो। क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है कि ए और बी दोनों कैसे हैं, प्रभावी है। जब भी ए प्रेजेंट होगा तो वो आई को दबा देगा। ब्लड ग्रुप ओ तो बेचारा है, वो तो सिर्फ इसी अवस्था में प्रदर्शित हो सकता है। तो अब ये ब्लड ग्रुप ए वाले भी हो सकते हैं, दूसरी कंडीशन ये ब्लड ग्रुप बी वाले भी हो सकते हैं, तब भी ये सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि तब भी ब्लड ग्रुप बी रहेगा। ऐसा ही मम्मी जी के साथ भी हो सकता है भाई, ये आई भी हो सकती है, यानी कि इनका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है। तो मम्मी और पापा का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, बस दोनों में एक आई होना पक्का है, स्मॉल आई होना, ठीक है। तो कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं मम्मी और पापा में, देखो ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है। भाई ये चीज तो आपको पता है ना, देखो हम पूरी थ्योरी डिस्कस नहीं कर सकते, ए प्रभावी है और बी भी प्रभावी है। जब जब ये दोनों रहेंगे तो आई को शो नहीं होने देंगे, लेकिन एक आई इनके पास है, मतलब विषम युग्म की अवस्था में है, बाकी का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो भाई कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, मम्मी का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है मम्मी आई हो और पापा भी आई हो। हमें तो एक आई से मतलब है, वो कहां से आया कैसे आया हमें नहीं पता। तो ये तीनों कंडीशंस इसके अंदर हो सकती है, दोनों में आई होगा तब भी एक एक आई तो आई जाएगा, ठीक है। तो तीनों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं मम्मी और पापा के, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा है, ये चीजें बेटा वही कर सकता है जिसने बहुत डीपली स्टडी किया और मेरे लेक्चर ढंग से देखे, ठीक है। जो बच्चे सोचते हैं ना भाई इंपॉर्टेंट कर ले, उनसे नहीं होंगे ये क्वेश्चन, बहुत डीप थिंकिंग वाले क्वेश्चन है।
भाई हाइब्रिड क्रॉस कौन से, और ऐसे ही क्वेश्चंस को आजकल बोर्ड प्रायोरिटी देने लग गया है, समझ के, रटे हुए क्वेश्चंस आते भी नहीं है। हाइब्रिड क्रॉस कौन सा है बताओ, डाई हाइब्रिड स्पेशली, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा है, 1 1 1 1 1 1 9:3:1, भाई सीधा सा है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या है भाई, 9:3:3:1 जो है हमारा फिनोटाइप है। जीनोटाइप तो 121, 242, 121 है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़े। किसी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में क्या होता है, एंटीजन ए एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, एंटीजन ए एंटीबॉडी अनुपस्थित। क्या होता है, वही ए बी और रक्त समूह आपने अगर समझा है तो आपको पता है कि भाई ए रक्त समूह है, इसका मतलब इसकी आरबीसी पे एंटीजन ए प्रेजेंट है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, एंटी बी प्रेजेंट है इसके पास, ठीक है। तो एंटीजन ए आरबीसी पे है और एंटीबॉडी बी, सी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। मनुष्य में रुधिर का निर्धारण 3 एलीलों से होता है, इसके फिनोटाइप से कितने जीनोटाइप संभव हो सकते हैं। 3 एलील रुधिर जो है, अभी पढ़ के आए भाई, ब्लड में हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, ब्लड में हमारे पास कितने ग्रुप है, एक तो ए ब्लड ग्रुप होता है, एक बी ब्लड ग्रुप होता है, एक ओ होता है और एक ए बी होता है। ये ब्लड ग्रुप है। ये किनसे निर्धारित होते हैं, तो हमने कहा था ये 3 एलीलों से आते हैं, इसलिए अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बात करके आए कि ये बहुजीनी है, क्योंकि एक से ज्यादा जीन इनको कंट्रोल कर रहे हैं। वो कौन कौन से जीन है, तो हमने कहा एक तो आई ए है, एक आई बी है और एक स्मॉल आई है। इन्हीं के अलग अलग वेरिएशन से हमारे पास ब्लड ग्रुप आते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है इनके फिनोटाइप कितने जीनोटाइप संभव है, जीनोटाइप कितने हो सकते हैं इनके, बताओ जीनोटाइप कितने हो सकते हैं, जीनोटाइप कितने हैं इनके। देखो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, तो इसका जीनोटाइप आई ए ए भी हो सकता है और आई ए आई भी हो सकता है। इसका जीनोटाइप आई बी भी हो सकता है अगर दोनों है, और आई बी आई भी हो सकता है। इसका जीनोटाइप, इसका तो सिर्फ यही हो सकता है, इसका और कुछ नहीं हो सकता बेचारा। और इसका क्या हो सकता है भाई, इसका ये होगा जब दोनों साथ साथ रहते हैं। देखो ये सहप्रभाविता वाले में भी पढ़ा था हमने, है ना, बहुत जगह पे काम आएगा एबीओ। सहप्रभाविता वाले में भी एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ा था। दोनों गुण प्रदर्शित हो रहे हैं, ए भी प्रदर्शित हो रहा है, बी भी प्रदर्शित हो रहा है। तो अभी बताओ कितने यहाँ पे हमारे पास जीनोटाइप है, 1 जीनोटाइप, 2 जीनोटाइप, ठीक है, 3 जीनोटाइप, 4 जीनोटाइप, 5 जीनोटाइप, 6 जीनोटाइप। कितने जीनोटाइप है, 6 जीनोटाइप जो है हमारे पास हैं, जिससे कि अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप हमारे पास शो हो रहे हैं। कुछ बचा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं बचा है, 3, 4 और 2, 6। चलिए नेक्स्ट पे चलें कि अगर माता एवं बच्चे दोनों का रुधिर समूह O है तो पिता का रुधिर समूह क्या होगा, बिल्कुल ए या बी या ओ, ए बी सिर्फ ओ, सिर्फ ए बी। वही कहानी पुरानी वाली, क्या बच्चे, माता और बच्चे दोनों का, भाई माता का तो ओ है। अब आपको पता है ओ होने की कंडीशन में सिर्फ यही कंडीशन हमारे पास बचती है। बच्चे का क्या है भाई, बेबी का बच्चे का क्या है भाई, बच्चे का भी ओ है, मतलब कंडीशन वही आई ही बनेगी। अब पिता का क्या हो सकता है, तो बच्चे में ये जो एलील आया, एक तो मम्मी से मिल गया पक्का, दोनों मम्मी से नहीं मिल सकते, पापा से दूसरा मिला है, मतलब पापा के पास एक आई तो जरूर है। अब एक आई की संभावनाएं बहुत सारी है भाई, एक आई के साथ आई ए भी हो सकता है, एक आई के साथ आई बी भी हो सकता है, और ये आई भी हो सकते हैं। तो भाई तीनों ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, तीनों। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई बोर्ड के एग्जाम में। चलो नेक्स्ट है माता रुधिर, टिक कर दिया हमने, बिल्कुल। मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है, एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है, एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है। ये खतरनाक वाले क्वेश्चन होते हैं, पढ़ने में ए हो जाता है हमारा। भाई ए बी में क्या होता है, अभी जस्ट बात की,
ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं, ए और बी, और एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होते, इसीलिए ये कैसा होता है, ये सर्वग्राही होता है, किसी से भी ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है या यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, ये किसी से भी ले सकता है क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, तो एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, बी। नेक्स्ट, एक नर ग्रास ओपर का मतलब वो टिड्डा, सेक्स कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लीमेंट्स की संख्या क्या होगी, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स ओ और वाई। तो आपको याद है वो झगड़ा करवाया था मैंने, है ना, ग्रास ओपर में टिड्डा और टिड्डी लड़े, तो टिड्डी ने टिड्डे को कहा कि चल चुप, तेरे पास वैसे ही एक क्रोमोसोम कम है, चुप रहा कर बेअकल के प्राणी, मेरे में ज्यादा अकल है, मेरे पास तेरे से एक ज्यादा क्रोमोसोम है। इसका मतलब जो मेल होता है उसमें एक क्रोमोसोम कम होता है, और वो कौन सा होता है भाई, तो उसमें X0 होता है। X तो होता है लेकिन X के साथ कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब कुछ भी नहीं शो करेंगे तो सिर्फ X लगता है, इसलिए 0 शो कर देते हैं। सी, Y मत कर देना मेरे प्यारे बच्चों। टिड्डा में लिंग निर्धारण कैसे होता है, XY प्रकार का, XO प्रकार का अभी जस्ट किया है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। टिड्डा मतलब ग्लास ओपर में लिंग निर्धारण जो है वो XO प्रकार का होता है। अच्छा, ये किस में होता है, इसको भी देख लो, मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन भी देखा है, बहुत बार आया हुआ है भाई, पक्षियों में होता है ये, और ये मानव के अंदर होता है, ह्यूमंस। चलिए, एबीओ समूह का निर्धारण होता है, अब तो मुझे लगता है आप ये बता देंगे, 2 बार हमने इसको डिस्कस कर लिया। 3 रिसेसिव एलील होते हैं, 3 कोडोमिनेंट एलील होते हैं, 2 डोमिनेंट और 1 रिसेसिव एलील होता है, या 2 रिसेसिव और 1 डोमिनेंट एलील होते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, मैंने कहा एबीओ वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, बताओ क्या होता है। फिर से नहीं, फिर से ज्यादा नहीं करेंगे, हम सीधा बता देती हूँ भाई। हमने कहा ए वाला प्रभावी होता है ना, जहां पे भी होगा ए प्रदर्शित होगा, बी वाला भी प्रभावी होता है, जहां पे भी होगा प्रदर्शित होगा, लेकिन ओ वाला अप्रभावी होता है। हालांकि हम कोडोमिनेंसी भी देखते हैं, लेकिन हमारे पास कोडोमिनेंसी के साथ 3 का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन 3 कोडोमिनेंस नहीं होते। एक ये भी है हमारे पास कि जब ए और बी दोनों आ जाते हैं तो सहप्रभाविता दर्शाते हैं, लेकिन ऑप्शनों की तरफ देखो जरा, यहाँ पे एक ही सहप्रभावी है, कोडोमिनेंट दे जरूर रखा है लेकिन 3 के साथ ऑप्शन में दे रखा है, तो बेसिकली हमारा 3 बनता है कि 2 तो प्रभावी है डोमिनेंट और 1 रिसेसिव है, 2 प्रभावी 1 रिसेसिव एलील है। ठीक है, चलिए, डोमिनेंट का मतलब प्रभावी, रिसेसिव का मतलब अप्रभावी। नेक्स्ट की तरफ बढ़े। असतत विभिन्नताएं जो होती हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का कारण क्या है, क्रॉसिंग ओवर, उत्परिवर्तन, गुणसूत्र वियोजन या स्वतंत्र अपव्यूह। भाई जो हमें वेरिएशंस आ रहे हैं अलग अलग प्रकार के, उनका क्या मतलब है, क्यों होता है ऐसा, कोई क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इसीलिए, उत्परिवर्तन हो रहा है इसीलिए होता है ऐसा, गुणसूत्र वियोजन हो रहा है इसलिए होता है, या स्वतंत्र अपव्यूह। देखो डिसकंटिन्यूअस बोला है, मतलब अचानक जो परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं जिनकी कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, मीन्स कभी भी हो जाते हैं कभी नहीं भी होते हैं, तो वो कब होते हैं, जब उत्परिवर्तन, क्योंकि उत्परिवर्तन की परिभाषा भी हम ऐसे ही देते हैं, अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, कभी भी आ जाते हैं ये, इनकी मर्जी होती है तब। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट की तरफ चले, एक गुणसूत्र के 2 नजदीकी जीन पर होगा, क्या होगा, दोहरा क्रॉसिंग ओवर, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से क्रॉसिंग ओवर होगा, या नियमित क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या है भाई, बोल रहा है कि अगर एक गुणसूत्र पे 2 नजदीक में ये बैठे हैं, ठीक है, जीन ए और बी, तो भाई इसमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या हैं, बहुत कम है, क्योंकि हमने सहलग्नता पढ़ा है भाई, लिंकेज पढ़ा है कि 2 जीन जितने पास होते हैं, पास पास रहने की जो प्रवृत्ति है उसको हम क्या कहते हैं, सहलग्नता, और सहलग्नता जितनी ज्यादा होगी उनके अलग होने की संभावनाएं उतनी ही कम हो जाती है, और अलग करने वाला कौन है, इनका दुश्मन, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, ये इतने पास एक से हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए, नहीं, हम दोनों अलग नहीं होंगे, बीच में किसी को नहीं आने देंगे, तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर बहुत मुश्किल से होता है, नहीं हो पाता। ठीक है, सी।
और ये डिपेंड करेगा कि इनमें बीच में डिस्टेंस क्या था। बिल्कुल ही अलग चिपक के बैठे हैं, जैसे मैंने कहा हाथ में हाथ डाल के, तो क्रॉसिंग ओवर होना नहीं है। थोड़ा सा अगर गैप है तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, मतलब कबाब में हड्डी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई, मजा आ रहा है या नहीं मजा आ रहा है? जिसने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है उसको तो भाई देखो एमसीक्यू सब करेंगे, धीरे धीरे हम सब कर रहे हैं। मॉडल पेपर 2 कर चुके हैं, राजस्थान बोर्ड का, यूपी का, बिहार वाला आ गया है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। देखो पीपीटी वीपीटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे उसके आंसर मुझे याद है, लेकिन आपको यहाँ पे लिख के देने पड़ते हैं, तो उसको बोर्ड पे भाई पेस्ट वेस्ट करना पड़ता है ना, तो आपको सहूलियत देने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। 1-2 दिन में मैं वो बिहार वाला मॉडल पेपर कराऊंगी। एमसीक्यूज हमारे चल रहे हैं, 1 शॉट हमारा चल रहा है, आपके पास ऐप पर भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ है आपके पास तैयारी करने के लिए, बस आप जुटे रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बीच में आ रहे हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके। तो चलिए नेक्स्ट, आपने मुझे लगता है आंसर दे दिया होगा मेरी इन बातों के बीच में। संपूर्ण सहलग्नता को किसमें सबसे पहले दर्शाया गया है? मक्का में, मादा ड्रोसोफिला में या नर ड्रोसोफिला में? किसमें अपनाया गया है भाई? संपूर्ण जो सहलग्नता थी किसमें खोजी गई थी? ड्रोसोफिला में, और वो भी नर में। हमने कहा था मॉर्गन ने वो भूरी आंख, है ना, लाल आंख और भूरा शरीर, और सफेद आंख और पीला शरीर वाले नर के बीच में ये सारी चीजों को खोजा था। तो भाई डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आनुवांशिक पूरक जो नलीसोमिक जीव में होते हैं। नलीसोमिक जीव क्या होते हैं? देखो इंग्लिश वाला वर्ड आया है, 2n-1, 2n-2, 2n+1, 2n+2। क्या होता है भाई नलीसोमी? नलीसोमी में हम कहते हैं कि 2 गुणसूत्र गायब हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं द्विन्यूनता, द्विसूत्र न्यूनता भी कहते हैं इसको, नलीसोमी, है ना। 2n-2 हो जाता है, 2 गुणसूत्र गायब हो जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर। नेक्स्ट है किसी जीव में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 10 है। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन। इसकी टेट्रासोमिक संख्या कितनी होगी? यहां पे उलझोगे आप, बिल्कुल उलझोगे, जल्दी से आंसर दो। 40, 14, 22, 44। बताओ, अगर किसी अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 10 है किसी जीव के अंदर, 10 हैप्लॉइड है भाई, थोड़ा सा हिंट देती रहती हूं मैं, और टेट्रासोमिक है वो, तो उसमें क्या होगा? अब टेट्रासोमिक आपको पता होना चाहिए होता क्या है ना, और वो भी इंग्लिश वाला। टेट्रासोमिक क्या होता है भाई? टेट्रासोमिक होता है एकादिसूत्रण। एकादिसूत्रण होता है या द्विआदिसूत्रण होता है? बताओ जल्दी से, क्या होता है टेट्रासोमी? टेट्रासोमी का फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूले भी लिखे हैं हमने, जैसे नलीसोमी का लिखा है। टेट्रासोमी होता है द्विआदिसूत्रण, ठीक है, 2n+2 होता है। इसमें सबके फॉर्मूले याद कर लेना भाई, ऐसे छोड़ मत देना। अब द्विगुणित में एक पूरा के पूरा 2 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, है ना, 2 गुणसूत्र, या हम बोल सकते हैं एक सेट बढ़ जाता है, एक गुणसूत्र का जोड़ा बढ़ जाता है। अब ये कह रहा है इसके पास 10 अगुणित है, तो 2n कितने हो गए? 2n 20 हो गए। 20+2 हो चुके हैं टेट्रासोमी के कारण, तो कितने हो गए भाई? 22। किसका किसका सही है जरूर बताएं भाई इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 38। क्राइडो-चैट सिंड्रोम किस गुणसूत्र एब्रिविएशन के कारण होता है? देखो ये क्वेश्चन हमने किया है, लेकिन ये एब्रिविएशन वर्ड आपको भटकाने के लिए, इसलिए मुझे लेना पड़ा इसे, ठीक है। एब्रिविएशन क्या होता है? वही किसकी दुर्घटना या किसकी कमी के कारण, क्या होने की वजह से ये हो रहा है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को वैसे देख के आए कि क्राइडो सिंड्रोम जो है वो किसकी वजह से होता है? विलोपन की वजह से, डिलीशन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो भाई सीधा सा आंसर है, आपको पता होना चाहिए, ग्रेगर मेंडल ने, सट्टन बोवेरी ने, थॉमसन मॉर्गन ने और वाटसन क्रिक ने। किसने किया था? तो भाई छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है हमारी बुक के अंदर कि मेंडल के नियमों को अध्ययन करने के बाद सट्टन और बावेरी ने कहा कि मेंडल के जो जीन है, जो कारक है, जीन तो अब हम उन्हें कहते हैं, कारक है, वो गुणसूत्रों से मिलते जुलते हैं, और उसी के आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया था
गुणसूत्रीय सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्रीय, क्रोमोसोमल सिद्धांत बोलो या गुणसूत्रीय सिद्धांत बोलो, सट्टन और बावेरी ने दिया था। नेक्स्ट की तरफ, विभिन्नताओं का परम स्रोत क्या है? सबसे ज्यादा विभिन्नताएं आपको कहां देखने को मिलेंगी? समसूत्री, अर्धसूत्री, निषेचन या उत्परिवर्तन? ऑब्वियसली म्यूटेशन के अंदर दिखेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, लिंकेज संलग्नता की खोज किसने की थी? ये भी इजी है, मेंडल, मॉर्गन, पुन्नेट या मूलर? हमारे किसने की थी भाई? मॉर्गन भाई साहब ने की थी, ठीक है। और मॉर्गन के नाम पर ही उनके जो स्टूडेंट थे, उन्होंने उन्हीं के नाम पर सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, सेंटीमॉर्गन, फुल फॉर्म क्या है इसकी? सेंटीमॉर्गन यूनिट दी थी कि भाई जितना गुणसूत्रों के बीच में डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो हम कह रहे हैं C2CM है, उतनी ही उनके बीच में क्या पाई जाएगी? रिकॉम्बिनेंसी पाई जाएगी। नेक्स्ट की तरफ, जब किसी उत्परिवर्तन से प्यूरिन के स्थान पर पिरामिड प्रतिस्थापित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, ट्रांसलोकेशन या इन्वर्जन? क्या कहते हैं इसे? अगर प्यूरिन के स्थान पे पिरामिड आ जाता है तो क्या कहते हैं? देखो, अगर प्यूरिन के बीच, अब प्यूरिन मैं हिंदी में लिखती हूं क्योंकि दोनों का सिंबल P है। देखो, अगर प्यूरिन और प्यूरिन के बीच में अगर चेंज होता है, जैसे कि प्यूरिन कौन कौन से है भाई? तो हम कहते हैं A और G है, तो A और G के बीच में अगर चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। अगर प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि A और T के बीच में है ना, यहाँ पे कोई वेरिएशन हो जाए, ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडीन है, तो T की जगह मान लो कि कुछ और आ गया, इसकी जगह कुछ और आ गया, मान लो ये G और C हो गया, ऐसा चेंज हो जाता है तो उसे हम ट्रांसवर्जन कहते हैं। और हमसे यही पूछा है, प्यूरिन और पिरामिडीन के बीच में अगर प्रतिस्थापन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है भाई? किसी भी जीन का या किसी भी, मान लो भाई प्यूरिन या पिरामिड कोई भी हो, उसका एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। मान लो वो इस यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे आ गया, दूसरे वाले गुणसूत्र पे आ गया, तो उसको कहेंगे ट्रांसलोकेशन। और इन्वर्जन क्या है? उल्टा हो जाना, है ना, प्रतिलोमन जिसको हम कहते हैं कि भाई मान लो AUG था, अब ये पलट गया, GUA बन गया, तो इसका उल्टा हो गया। मैंने बोला था ना, मुंडी पलट के वापस आ जाता है, ठीक है, तो वो वाला है। यहाँ पे एक बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन संलक्षण, यहाँ पे डाउन संलक्षण मतलब डाउन सिंड्रोम को बोला है, और रतौंधी। तो भाई बिंदु उत्परिवर्तन का सिद्धांत हमने लिखा था, बिंदु उत्परिवर्तन मतलब पॉइंट म्यूटेशन, एक पॉइंट पे म्यूटेशन हो जाता है। अब ये पॉइंट क्या है? तो हमारे जीन में ये पॉइंट होते हैं, ये सब AUG T है ना, ये पॉइंट है एक एक, इनमें से कोई एक पॉइंट गायब हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन। एक नाइट्रोजेनिक बेस गायब हो गया, उसकी जगह कोई दूसरा आ गया। ऐसा कहाँ होता है? तो ऐसा होता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में? सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है भाई कि जो हमारा जीन होता है, ये जीन है, इसमें यहाँ पे कोड होते हैं, तो यहाँ पे होता है GAU होता है, GAG होता है, ठीक है, GAG होता है। उसमें क्या होता है? A की जगह U आ जाता है, यूरेसिल हो जाता है। और यूरेसिल देखो हो गया ना, पॉइंट म्यूटेशन हो गया, A गायब, उसकी जगह कौन एंट्री मार लेता है? U एंट्री मार लेता है, तो ये क्या हो जाता है? GUG बन जाता है। GU, अब एक जगह पे बिंदु उत्परिवर्तन हो गया, इसका तो बेड़ा गर्क हो रखा होता है भाई। ये किसको कोड कर रहा था? ये ग्लूटामिक को कोड कर रहा था, ये ग्लूटामिक अमीनो एसिड्स को बना रहा था। अब ग्लूटामिक नहीं बनेगा, आपको पता है एक प्रकार का कोड एक प्रकार का अमीनो अम्ल बनाता है। ये जो है ये क्या बनाता है? ये वैलीन बनाता है। तो ग्लूटामिक की जगह वैलीन बनने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो आरबीसी है,
आरबीसी को तो भाई ग्लूटामिक चाहिए था, बना वैलिन है, तो हमारी आरबीसी जो कि पिचारी इतनी सुंदर होती है उसका शेप कैसा हो जाता है, ऐसा हंसियाकार हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब ऐसा होने से होगा क्या, ऐसा होने से बहुत सारी चीजें हो जाती है भाई। इसका एक तो शेप बदल गया, प्लस शेप बदलने की वजह से पहले इतनी बड़ी आरबीसी थी तो इसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा था, रक्त ज्यादा ले जा रहे, रक्त से ऑक्सीजन ज्यादा जा रही थी, अब ऑक्सीजन भी कम हो गई, आकार भी चेंज हो गया, और हमें क्या हो जाएगा, हमें एनीमिया भी हो जाएगा, खून की कमी भी हो जाएगी। तो देखो ये भी दो तरह के एग्जाम्पल्स में आएगा, एक तो बिंदु उत्परिवर्तन में भी इसका एग्जाम्पल लिखना है और एक बहुप्रभाविता में भी लिखना है भाई। बहुप्रभाविता में भी सिकल सेल का नाम आएगा और फिनाइल कीटोनूरिया का भी नाम आएगा, ठीक है। बहुप्रभाविता भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। चलिए, जिसके लिए हमने कहा था कि भाई जीन एक काम अनेक, ये जो हमने जो स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, आनुवंशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड कौन सा है, रिकॉन, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और एक्सॉन। भाई उत्परिवर्तन को बढ़ाने वाले या उत्परिवर्तन करने वाले जो जीन कहलाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम म्यूटेशन कहते हैं। मतलब कि डीएनए के ऐसे सेगमेंट्स, डीएनए के ऐसे खंड जो म्यूटेशन को बढ़ाते हैं उन्हें हम म्यूटॉन्स कहते हैं। बाकी की भी रामायण कर लेते हैं वरना ये नाराज हो जाएंगे, कहेंगे हमारे तो इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। देखो पहला है रेकॉन। रेकॉन क्या होता है, रेकॉन भी क्या है भाई, ये सब डीएनए के खंड ही है, एक बात तो सब में पक्की है, सब डीएनए के खंड है, ठीक है। डीएनए का वह खंड जो पुनरावृत्ति को लेकर आता है, पूर्ण योजन को लेकर आता है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन करता है जो, पूर्ण संयोजन करता है जो, ठीक है, पूर्ण संयोजन करता है भाई, उसको हम कहते हैं पूर्ण संयोजन। तो समझते हैं ना भाई, फादर और मदर के मिक्स होने से जो मिक्सचर बना है, रिकॉम्बिनेशन बना है, उसको हम बोलते हैं रिकॉन। सिस्ट्रॉन किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए भाई, पढ़ा है हमने। डीएनए का वह खंड जो किसी ना किसी प्रकार की प्रोटीन निर्माण करता है उसे हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। एक्सॉन्स क्या होते हैं, दो होते हैं। सिस्ट्रॉन से एमआरएनए बनने के बाद, सिस्ट्रॉन से एमआरएनए बनने के बाद हम उसे एमआरएनए नहीं कहते, क्यों, क्योंकि उसे एचएनआरएनए कहते हैं। उसमें दो चीजें होती है, उसमें एक्सॉन्स भी होते हैं, उसमें एंट्रॉन्स भी होते हैं। एक्सॉन्स क्या होते हैं, इसके अंदर ऐसे आरएनए के खंड जिससे प्रोटीन बनेगी जो हमारे काम के हैं, वो तो एक्सॉन्स होते हैं। और इंट्रॉन्स क्या होते हैं, जो हमारे काम के नहीं है, जिनको हमें काट के निकाल के बाहर फेंकना है, उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रॉन्स। उल्टा है भाई, जिसको इन करना चाहिए उसको आउट कर रहे हैं, जिसको आउट करना चाहिए उसको इन कर रहे हैं। ऐसे मैंने याद करने के लिए बोला था इसको। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स क्या होते हैं, उत्परिवर्तन जीन्स, ऑटोसोमल जीन, हेलिंड्रिक जीन्स या लिंग संलग्न जीन। क्या होते हैं बताओ जल्दी। जो वाई क्रोमोसोम पे है वो जीन क्या कहलाएगा भाई, लिंग संलग्न जीन कहलाएगा, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम पे स्थित है, लिंग क्रोमोसोम पे स्थित है, इसलिए इसको लिंग संलग्न कहेंगे। नेक्स्ट, एक प्रबल म्यूटाजन क्या होता है। म्यूटाजन समझ गए, उत्परिवर्तन को बढ़ाने वाला। ठंडा, गर्मी, पानी या एक्स किरणें। तो आपको पता है हमने पढ़े हैं उत्परिवर्तन के कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें हमने भौतिक कारकों के अंदर एक्स किरणों का नाम पढ़ा है। तो एक्स किरणें यहाँ पे क्या है, हमारा करेक्ट आंसर रहेंगी। नेक्स्ट की तरफ, मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है, प्रभाविता, युग्म की शुद्धता, सहलग्नता या स्वतंत्र अपयूह। मेंडल के नियम का एक अपवाद पूछ रहा है, और स्पेशली मैंने क्लास में जब पढ़ाया था तो कहा था कि ये मेंडल के नियम के अपवाद भी कहे जाते हैं। और वो कौन कौन थे, एक तो था पूर्ण प्रभाविता, एक था सहप्रभाविता और एक था सहलग्नता, ठीक है। ये तीनों कौन कौन से, अपूर्ण प्रभाविता भी मेंडल के नियम का अपवाद है, सहप्रभाविता भी मेंडल के नियम का अपवाद है, हो सकता है ये एक नंबर में पूछ ले, और सहलग्नता भी मेंडल के नियम का अपवाद है। ये मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते, ये कहते हैं हम नहीं करेंगे फॉलो, हम अलग हैं। नेक्स्ट की तरफ,
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका आज का हमारा, टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या कितनी होती है? कितने होते हैं भाई बार बॉडी टर्नर सिंड्रोम में? तो टर्नर सिंड्रोम होता क्या है? टर्नर सिंड्रोम वो होता है जिसमें भाई जो फीमेल है उसमें मेल जैसे कैरेक्टर आने लग जाते हैं। तो एक फीमेल में एक बार बॉडी होती है, लेकिन इसका प्रॉब्लम, इसके साथ भाई वो एक्स क्रोमोसोम ही नहीं होता, तो एक्स क्रोमोसोम न होने की वजह से इसमें बार बॉडीज की संख्या कैसी हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, नहीं रहता इसके साथ बार बॉडी। नेक्स्ट की तरफ जाने 50, दात्र कोशिका अर्कता में बीटा ग्लोबुलिन श्रृंखला में ग्लूटामिक अम्ल का निम्नलिखित अमीनो अम्ल में प्रतिस्थापन होता है। जो हमारी दात्र कोशिका अम्ल है उसमें ग्लूटामिक अम्ल किस में बदल जाता है? तो अभी हमने क्वेश्चन किया ग्लाइसिन, वेलिन, एस्पार्टिक एसिड और उपयुक्त सभी। तो किसमें किया है भाई? ग्लूटामिक एसिड का हमने किस में चेंज कर दिया है? वेलिन के अंदर चेंज हो जाता है। और किस वजह से होता है? बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो आज के हमारे ये जो टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस है वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे नए चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 6 के साथ। सीरीज से हम चल रहे हैं, बिल्कुल इसको आपने सॉल्व किया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कितने सही हुए कितने गलत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।